तो हम लोग पढ़ चुके हैं धातु एवं अधातु चैप्टर में। हम लोग इसके पहले धातु और अधातु की भौतिक गुणों को पढ़ चुके हैं, यानी उनके शरीर को देखकर जितने गुण हो सकते हैं उन सब गुणों को पढ़ लिए हैं। आज हम उनकी भीतर की, अंदर की क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या धातु और अधातु कर सकते हैं, उन सब गुणों को हम लोग देखने के लिए चल रहे हैं। और आज की हमारी बारी यही है कि धातु और अधातु के रासायनिक गुण। चलते हैं, देखते हैं इसको कि धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या। पहले धातु के रासायनिक गुण को देखेंगे। धातु के रासायनिक गुण में पहला हम देखने चल रहे हैं कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है। तो धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, यह हमारे इसके पहले गुण को देखते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि धातु जब भी यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड ही बनाएगा, दूसरा कुछ बनाने नहीं जा रहा है। लेकिन यहां खेल बहुत है, खेल की कमी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग ऑक्सीजन से मिलते मिलते एकदम गले मिल जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग दूर से ही प्रणाम करते हैं, कुछ लोग दूर से ही टाटा हाय बाय करते हैं, ठीक है। उसी चीज को मुझे देखना है, क्या खेल है। तो खेल यही है कि कुछ लोग कमरे के ताप पर ही ऑक्सीजन से मिल लेते हैं, बिना लावा लपेट के, कोई झंझट नहीं है। जैसे ही ऑक्सीजन मिला, जो ताप भी है, जो कमरे के भी तापमान है, इसी तापमान पर उनसे एकदम गले मिल गए और क्या, तो धातु ऑक्साइड बना दिया। सोडियम मिला तो सोडियम ऑक्साइड बना दिया, पोटेशियम मिला पोटेशियम ऑक्साइड बना दिया, कैल्शियम मिला कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। और ये सोडियम ऑक्साइड कैसा 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 ज्वाला बनाता है, तो गोल्डन येलो फ्लेम बनाता है, यानी गोल्डन पीला लौ बनाता है और उसी लौ से जलते रहता है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि सोडियम और पोटेशियम ये तो बहुत काफी, माने क्या कहा जाए, इतने एक्टिव है पूछिए मत। धातुओं में तो ये काफी एक्टिव है, जहां कोई मिल जाए धाय से रिएक्शन करते हैं। तो ये इनकी जोरदार अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए इनकी जोरदार जो अभिक्रिया होती है, किसी के साथ धाय से जो अभिक्रिया कर लेते हैं ऑक्सीजन से खास करके, इसीलिए इनको हम किरासन तेल में डुबो कर रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन से मिले, धाय से अभिक्रिया किए, एकदम लहलहाने लगे, देखिए ना, एकदम गोल्डन पीला लौ लेकर एकदम लहलहाने लगेंगे। इसीलिए इसको हम लोग किरोसिन तेल में इसको स्टोर करके रखते हैं। ध्यान रखिएगा, काहे रखते हैं, कोई पूछे तो बता सकते हैं। और देखिए इनकी हम दिखा रहे हैं, कुछ लोग को गर्म करने पर वो ऑक्सीजन से मिलते हैं, कुछ लोग को देखे कि वो क्या हुए, वो कमरे की ताप पर ही उनसे अभिक्रिया कर लिए। लेकिन कुछ लोग मनाउन खोजते हैं, कहते हैं सुनो यार, पहले हमको थोड़ा गर्म करो तबे हम ऑक्सीजन से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये इनको गर्म करना पड़ता है, तो ऑक्सीजन से मिलते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, उजला पाउडर बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? उजला पाउडर होता है। जिंक मिलेगा ऑक्सीजन से, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करते हैं, इनको करते हैं जब इनको गर्म करते हैं तब होता है। कुछ लोगों को लंबे समय तक गर्म करने पर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, एक से एक लोग हैं। देखिए ये लोहा है, ये लंबे समय तक गर्म कीजिएगा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और बनाते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड बनाते हैं। कहते हैं क्या लिख दिया सर आयरन 2,3? आप बताते हैं, ये जो बना है Fe3O4, एक्चुअली यह Fe2O3 और FeO से मिलकर बना है। और Fe2O3 को कहते हो आयरन 3 ऑक्साइड और FeO को कहते हो आयरन 2 ऑक्साइड। और आयरन 2 और 3 मिलकर जो बनाए इसको, इसीलिए इसका नाम पड़ा आयरन 2,3 ऑक्साइड। समझ लीजिएगा, ये कॉपर है, इनको भी लंबे समय तक गर्म कीजिएगा तब जाकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और इनका जो लौ बनता है वो नीला हरा लौ बनता है। इनको काला ऑक्साइड भी कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड को काला ऑक्साइड भी कहते हैं और इनको कॉपर 2 ऑक्साइड भी कहते हैं। समझ लीजिएगा, ये समझ में आ रही है। ये धातु के साथ जो ऑक्सीजन मिले तो धातु ऑक्साइड बना। ये धातु ऑक्साइड का गुण क्या है रे भाई?
ये धातु ऑक्साइड के गुण को भी हम देख लेते हैं। धातु ऑक्साइड का पहला गुण है कि ये भस्मीय होते हैं। हम लोग भस्म पढ़े थे हम लोग चैप्टर, समझ लीजिए धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, ये भस्मीय होते हैं, इनका स्वभाव भस्मीय है। लेकिन इन धातुओं में कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो सिर्फ भस्मीय नहीं, ये अम्ल और भस्म दोनों से भी क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, दोनों से भी क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देख लीजिए यहां एल्युमिनियम के ऑक्साइड को, एल्युमिनियम का ऑक्साइड यहां अम्ल से भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है, यही एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां भस्म से भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसीलिए वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल के साथ साथ भस्म दोनों से भी क्रिया कर लवण एवं जल देता है, ऐसे धातु ऑक्साइड को हम लोग उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? जो धातु के ऑक्साइड अम्ल और भस्म दोनों से भी क्रिया कर सकते हो, वैसे धातु के ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे धातु के ऑक्साइड को उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं, कि दोनों तरफ चलता है, अम्ल के तरफ भी, अम्ल से भी दोस्त रिएक्शन करता है और भस्म से भी रिएक्शन करता है, दोनों से रिएक्शन करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड। ऐसे जनरली बात यह है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो भस्मीय होते हैं, इनका स्वभाव भस्मीय होता है, कोई भी धातु के ऑक्साइड लो भस्म होते हैं। लेकिन एक आध दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, जिंक के ऑक्साइड है, ये लोग उभय धर्मी ऑक्साइड होते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, ये उभय धर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये अम्ल से अभिक्रिया करके लवण जल और भस्म से भी अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। तो हम लोग समझ गए कि उभय धर्मी ऑक्साइड क्या कहलाता है। एक गुण और बताते हैं इनका कि धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में घुलते नहीं है, ये जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन ये देखिए सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड, ये जल में मिल गया, घुल गया, घुल के क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन ये भी लोग हैं, ये भी लोग महान हैं कि ये लोग जल में घुल जाते हैं और हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। चलिए ये गुण भी देखें। अब देखते हैं एक और प्रक्रिया, हम देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड, धातु पर यदि उसी धातु का ऑक्साइड का परत चढ़ जाए, जैसे एल्युमिनियम लेते हैं, बाजार से एल्युमिनियम लाते हैं, एकदम नया बर्तन लाते हैं, चमाचम चक चक रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते हैं कुछ मैल भिलोर हो जाता है। ये मैल भिलोर क्या है रे भाई, उस पर क्या हो गया रे भाई? कुछ नहीं, उसी एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से मिला, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और अपने ऊपर एक अस्तर बना दिया, ऐसा अस्तर चढ़ा दिया अपने ऊपर कि वो भीतर एकदम आराम से सुरक्षित है, उसका संक्षारण नहीं होता है, समझिए उसका बर्बादी नहीं होता है। तो प्रकृति तो एक से एक खेल है प्रकृति में। तो ये मान लो एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम, इसी के ऊपर एल्युमिनियम का ऑक्साइड का अस्तर चढ़ जाए, तो यही बात मैंने कहा है कि धातु के पृष्ठ पर ऑक्साइड का एक मोटा अस्तर बनाने की प्रक्रिया एनोडाइजिंग कहलाता है। यही एनोडाइजिंग है। कोई धातु है, मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ही पृष्ठ पर एल्युमिनियम का ऑक्साइड का परत चढ़ जाए, तो यही परत चढ़ने की प्रक्रिया एनोडाइजिंग कहलाता है। समझ गए? ऐसे तो यूं ही हो जाता है। और लेकिन यदि हमको इस पर परत चढ़ाना हो तो क्या करेंगे, उस एल्युमिनियम को एनोड बना लेंगे। एनोड बनाकर H2SO4 के विलयन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं, तो इसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगा इसी एनोड पर जमा होता है। तो इसी जो एनोड है उसी के ऊपर से जमा हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा देगा, और यही परत चढ़ाने की विधि को एनोडाइजिंग कहते हैं। और काहेला, तो ये काम करता है कि इसको संक्षारण से रोकता है, इसका संक्षारण नहीं होता है, बेचारे की बर्बादी नहीं होती है, क्षय नहीं होता है, बच के रहता है। ठीक है, तो एनोडाइजिंग भी हम लोग जान गए। धातु के ऑक्साइड के कई तरह के मामला देखे। धातु के ऑक्साइड जो होगा तो हम लोग देखे कि वह जो है सो कि जल में अघुलनशील होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहेंगे,
धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भस्मीय होते हैं। ये सब हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि धातु का जल से क्या अभिक्रिया है। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। ज्यादातर धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। समझ लीजिए। लेकिन यहां भी फिर खेल है। कुछ लोग ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ लोग गर्म जल से अभिक्रिया करते हैं, कुछ लोग स्टीम से जल वाष्प से अभिक्रिया करते हैं, और कुछ लोग तो जल का कोई भी जल चढ़ा दो वो अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। तो इस सब खेल को जरा सा देख ले। इसी खेल को देखना है। ठंडा जल से कौन करता है रे भाई? ये सोडियम और पोटेशियम बोले हैं ना, एकदम हाईली रिएक्टिव है, ठीक है ना, एकदम धाय से अभिक्रिया करते हैं, ये तेज अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन देता है। पोटेशियम जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन देता है। और इतना इनकी तेज अभिक्रिया होती है कि जो हाइड्रोजन भी निकलता है ना, धाय से आग पकड़ लेता है। बड़ी तेज रफ्तार के साथ रफ्तार मिलता है। ये तो धाय से अभिक्रिया करते भी हैं और हाइड्रोजन भी धाय से आग पकड़ लेता है। बड़ी सावधानी से इस अभिक्रिया को कराना पड़ता है। जरा सा देखिएगा। और ठंडे जल से करने वाले कैल्शियम भी है, लेकिन ये थोड़ा कम तेज में करते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम भी करते हैं, कम तेज में करते हैं। जल से अभिक्रिया करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और एक बड़ी बढ़िया खेल देखने को मिलता है। कैल्शियम जो है तैरते रहता है। जल से अभिक्रिया कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, और कैल्शियम तैरते रहता है। क्यों भाई? तो क्योंकि जो हाइड्रोजन जो बन रहा है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उस कैल्शियम यानी उसी धातु के पृष्ठ से कैल्शियम धातु के पृष्ठ चिपक जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन बन रहे हैं, इसके बुलबुले धातु के पृष्ठ से यानी कैल्शियम के पृष्ठ से चिपक जाते हैं, जिसके चलते कैल्शियम तैरने लगता है, ठीक है। कोई पूछे तो ये भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा ही मैग्नीशियम भी करता है। मैग्नीशियम भी जल से, लेकिन मैग्नीशियम करता है उबलते हुए जल से करता है। उबलते हुए गर्म जल से अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम, और ये भी जो है सो कि तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि ये भी, इसमें हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुला है ये मैग्नीशियम के पृष्ठ से चिपक जाता है, बस मैग्नीशियम तैरने लगता है। तो इसका ही वही बात है, समझ लिए हम लोग। और जलवाष्प से कौन करता है? जलवाष्प से जिंक करते हैं। यानी जब स्टीम निकलता है, जल का वाष्प निकलता है, ठीक है, तो उस वाटर वेपर से ये करते हैं कौन? जिंक करते हैं। और जिंक वाटर वेपर से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाते। देखिए ये लोग ऑक्साइड बना रहे, वो लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता था, जिंक ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम भी ऑक्साइड बनाता है, देख लीजिए। लेकिन ये करते किससे हैं? ये करते हैं जलवाष्प से और ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन तो खैर देते ही हैं, ये ध्यान देखिएगा। और देखिए लोहा क्या करता है? जब लोहा को खूब लाल गर्म कर दोगे और तब उस पर से स्टीम यदि गुजारते हो, उस पर से जलवाष्प गुजारते हो, तब जाके अभिक्रिया होती है और वो बनाता है, वो भी देता है कौन चीज? वो लोहा का ऑक्साइड देता है। हाइड्रोक्साइड नहीं देता है, ऑक्साइड देता है, लोहा का ऑक्साइड बनता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, बोले हैं आपसे, ये लोग हैं कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है, एकदम नहीं करते हैं। काहे नहीं करते हैं ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, क्यों नहीं करते हैं। नहीं करने के पीछे भी कुछ कारण है, ठीक है। देखिए तनु अम्ल से हम देखते हैं कि धातु की क्या अभिक्रिया है। और यही अभिक्रिया पढ़ाने से पहले हम ये बात बता देना चाहते हैं कि काहे ये लोग जो है ये लोग अभिक्रिया नहीं करते हैं। यही पर थोड़ा सा समझ लीजिए, बात एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अभी ही सारा चीज हम क्लियर कर देते हैं। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, जरा समझिएगा इस चीज को, इसी चीज को समझना है, जरा समझिएगा। ये देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आपसे मैंने बात कहा था कि ये लोग देखते हो पोटेशियम है, सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव है, धाय से अभिक्रिया करते हैं। ये किसी से बहुत तेजी में अभिक्रिया करते हैं। तो समझ लीजिएगा मैं बता रहा हूं, ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं
ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे इनकी सक्रियता कम होती जा रही है। यानी पोटेशियम, सोडियम ये काफी सक्रिय है, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, यानी ऊपर से नीचे आते जाते हो इनकी सक्रियता कम होते जाती है। और ऐसा ही जो हम लोग लिस्ट बनाए हैं, ऐसा ही जो हम लोग ये व्यवस्था करके जो बनाए हैं, धातुओं का जो श्रृंखला बनाया है, इसी को कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। यानी घटती हुई सक्रियता के क्रम में धातुओं की जो व्यवस्था बना हुआ है, श्रृंखला बना हुआ है, यही कहलाता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। कोई पूछे तो धाय से बता सकते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, ठीक है। और हम इसमें हम देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन है, जरा सा देखिएगा, यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt लोग है, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन के जो नीचे हैं, अभी वो बताया है कि ऊपर वाले ज्यादा सक्रिय है, नीचे वाले कम सक्रिय हैं। यानी ऊपर वाले इतने सक्रिय हैं कि ऊपर वाले चल दे तो नीचे वाले जो कम सक्रिय है उनको देखते नीचे वाले जो है सुखु बरियार न है, ऊपर वाले बरियार हैं, धाय से भी क्रिया करते हैं, बस नीचे वाले जो है सकी दुम दबा के भाग जाते हैं, दुम दबा के भाग जाते हैं, ठीक है, दुम दबा के भाग जाएंगे। क्योंकि जब शेर आता है तो कुकुर भाग जाता है, ये ध्यान रखिएगा, जब शेर आएगा तो कुकुर भाग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये स्थिति यही होती है, ठीक है। तो यहां से जब ऊपर वाले चलेंगे तो नीचे वाले भाग जाते हैं, यही खेल मैं दिखाने वाला हूं। और यही खेल हुआ है जिसके चलते ये लोग, ये Cu को दम नहीं था कि H को हटा दे, Ag को दम नहीं था कि H को हटा दे, Au को दम नहीं था कि H को हटा दे, यही कारण था कि ये लोग जल से अभिक्रिया नहीं किए हैं। लेकिन ये लोग सब जल से अभिक्रिया किए हैं, पोटेशियम किया है, सोडियम किया है, मैग्नीशियम किया है, एल्युमिनियम किया है, आयरन किया है, लेकिन ये लोग जल से अभिक्रिया नहीं किए हैं। और यही काहे नहीं किए हैं, क्यों नहीं, अभी यही मैं बताया हूं। ऊपर वाले आएंगे और नीचे वाले को भगा देते हैं। इन लोगों का दम है हाइड्रोजन को हटा दे, लेकिन इन लोगों का दम नहीं हाइड्रोजन को हटा दे। फिर वही कहानी होगी, ये ऊपर वाले जेडन आएंगे, Cu को हटा देगा, लेकिन Cu को दम नहीं कि जेडन को हटा दे, ठीक है। इसी कहानी को हम लोग देख रहे हैं, इसी कहानी को देखे हैं। तभी हम लोग जो देखे हैं कि जल से अभिक्रिया जो हम लोग देखे हैं, इस जल से अभिक्रिया को जरा सा देखिए, फिर से दिखाते हैं जल से अभिक्रिया को। देखिए यहां पर मैंने कहा है, देखिए यहीं पर मैंने बोला है कि ये लोग जल से अभिक्रिया नहीं करते, जरा देखिए। और यहीं पर मैंने बताया कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया, तो ये लोग तो बहुत तेजी में अभिक्रिया करते हैं, सोडियम है बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। बोले हैं क्यों करते हैं, ये देखते हैं लिस्ट में सबसे ऊपर थे, ये इनकी सक्रियता बहुत अधिक है, ये धाय से कर लेते हैं। और ये किए क्या है, देखो तो क्या किए हैं, ये सोडियम आए हैं, हाइड्रोजन यहां से दुम दबा के भाग गया है, देख लो, और इन्हीं के स्थान पर आके बैठ गया है, क्योंकि भाग जाएगा कोई तो जगह पकड़िए लेगा, ठीक है ना। यही हाल हुआ है, H2SO4 के साथ भी हुआ है। तो देखो हाइड्रोजन भाग गया, यहां पर सोडियम आके बैठ गया, हाइड्रोजन भाग गया। और कम तीव्रता से करने वाले हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वही काम करेंगे, जैसे ही आएगा हाइड्रोजन देखो भाग गया, हाइड्रोजन भाग गया, यहां पर बैठ गया। और इसी चीज को मैंने बताया था, विस्थापन अभिक्रिया मैंने इसको कहा था, इस तरह की रिएक्शन को मैंने विस्थापन अभिक्रिया कहा था। और आपको पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वहां पर आप प्रेम से पढ़ सकते हैं। वहां पर ये मैग्नीशियम आ रहा है, हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है ना, भागेगा, और देखिए मैग्नीशियम सल्फेट यहां बन रहा है, वैसा ही सब जगह होगा। ये जिंक आएगा, ये थोड़ा सा कम धीमा होता है, बहुत कम धीमा होता है। ये देखिए जेडन आएगा, या हाइड्रोजन को हटाएगा अपने बढ़ जाएगा, एल्युमिनियम आएगा हाइड्रोजन को हटाएगा अपने बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये अभिक्रिया धीमी होती है। कौन सा, ये आयरन आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा अपने बैठ जाएगा। और Cu के पास तो दम नहीं कि हाइड्रोजन को हटा दे, क्यों, वो हाइड्रोजन से नीचा होता है, इसके पास नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा दे, नहीं हटा पाएगा, अभिक्रिया ही नहीं होगी। तब जरा समझिए इस चीज को। ऐसा ही देखो धातु के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया, सब धातु देखो, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए, पोटेशियम किया हाइड्रोजन से पोटेशियम हाइड्राइड बनाया, कैल्शियम किया कैल्शियम हाइड्राइड बना, ठीक है, मैग्नीशियम किया मैग्नीशियम हाइड्राइड बना। इसको हाइड्रोलिट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हाइड्रोलिट भी कहते हैं। पूछने वाला पूछ लेता है। तो ये लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्राइड बना रहे हैं, लेकिन ये लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे। काहे भाई, हाइड्रोजन से नीचे है, इनकी औकात नहीं है कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ले। तो ये कॉपर, सिल्वर,
ये गोल्ड, इनकी ताकत नहीं है कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ले, लेकिन उसके हाइड्रोजन से जो लोग ऊपर है चार्ट में, जो सक्रियता श्रेणी में, वो लोग इनसे आराम से अभिक्रिया करके और धातु हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है ना, जो मिलेंगे उसका हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि धातु कोल्ड्रिन से अभिक्रिया करके, जी हाँ, धातु कोल्ड्रिन से अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड बनता है। सोडियम करेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम करेगा कोल्ड्रिन से, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। जिंक कोल्ड्रिन से करेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। मैग्नीशियम कोल्ड्रिन से करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ये सब करते हैं, लेकिन ये बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं। और ये लोग ये करते हैं, लेकिन गर्म करोगे तभी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। लोहा है, कोल्ड्रिन से गर्म करोगे तो आयरन क्लोराइड बनता है। कॉपर है, गर्म करोगे तो कोल्ड्रिन से अभिक्रिया कर कॉपर क्लोराइड बनाता है। ये है चीजें हम लोग देख रहे हैं कि इनके खेल को देख रहे हैं। देखते हैं अन्य धातु के विलयन से धातु की अभिक्रिया क्या होती है। देखो वही बात बोले है, जिंक ऊपर है, सीयू नीचे है। जिंक आएगा, सीयू दुम दबा के भाग जाएंगे। शेर आएगा, कुकुर भाग जाएगा। जिंक सल्फेट बना, ये कॉपर निकल गया, भाग गया। लेकिन कॉपर यदि जिंक सल्फेट से अभिक्रिया करे, इसका दम है, कुकुर को दम है कि शेर को हटा दे? नहीं नहीं, इसको दम नहीं है, सीयू को दम नहीं है कि जेरन को हटा दे, इसलिए अभिक्रिया होगा ही नहीं। लेकिन वही सीयू अगर AgNO3 के साथ आता था, देखे हैं चार्ट में हम लोग, सीयू के नीचे Ag था, अब यहां पर यह शेर हो गया, आई छोटी जाति का जानवर हो गया, तो ये यहां पर आया तो सिल्वर को हटा दिया और बन गया इसका। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि उसका हम लोग लवण बना सकते हैं। जो अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु के लवण को से कम सक्रिय धातु को हटा देता है, लेकिन निम्न सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु के लवण से अधिक सक्रिय धातु को नहीं हटा पाता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ देखे हैं। तो हम लोग देखे हैं धातु का हम लोग बहुत सारा गुण देखे और इस सक्रियता श्रेणी हम लोग देख ही लिए। ठीक है, अब मेरा मन है कि आपको अधातु का रासायनिक गुण हम आपको दिखा दें। अधातु का रासायनिक गुण क्या कहता है, जरा इसके भी देखते हैं कि अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, सुन लीजिए, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, नहीं तो उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अधिकांश लोग अम्लीय ऑक्साइड ही बनाते हैं। और कैसे बुझाएगा कि अम्लीय ऑक्साइड बना लिए, सुनिए ठीक से हमसे। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किए कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके ये देखिए कार्बोनिक अम्ल बना दिए। क्या बना दिए? कार्बोनिक अम्ल बना दिए। समझिएगा मेरी बात को। वैसे ही ये सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किए सल्फर डाइऑक्साइड बना दिए, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके देखिए यहां पर सल्फ्यूरस अम्ल बना दिए, सल्फ्यूरस अम्ल बना दिए। फिर देखिए यहां पर ये सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिए। देख लीजिएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिए। अब समझिए यहां पर देखिए, ये फास्फोरस से ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना दिया, और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके फास्फोरिक अम्ल बना दिया। अब जरा मेरी बात को समझो कि वैसे अधातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और वह अधातु का ऑक्साइड यदि जल से अभिक्रिया करके किसी अम्ल का निर्माण करता है, तो वैसे अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जो जल से अभिक्रिया, वैसे अधातु के ऑक्साइड जो जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, वैसे धातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो जल से अभिक्रिया करके कोई अम्ल नहीं बना पाते हैं, जैसे यही कार्बन है, और यही कार्बन यहां देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है, लेकिन यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कोई अम्ल नहीं बनाएगा, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, उदासीन ऑक्साइड है। वहीं देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी क्रिया करके जल बना रहा है, यह भी जल से भी क्रिया करके कोई अम्ल नहीं बनाएंगे, इसलिए यह भी क्या है? यह उदासीन ऑक्साइड है। तो ये उदासीन ऑक्साइड हो गया। तो हम लोग बात समझ गए। क्या समझ गए? कि जो धातु
क्या ऑक्साइड, अधातु के जो ऑक्साइड बनते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड बनते हैं, यदि वह जल से अभिक्रिया करके अम्ल बना सकते हैं तो वैसे अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, और जो नहीं बना पाते हैं वो उदासीन ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। एकदम समझ गए सर हम लोग, ठीक है। तो चलिए ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखे हैं, जरा सा देखिए अधातु की जल से अभिक्रिया। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, लेकिन वहीं देखे तो धातु जल से अभिक्रिया किया था और धातु के हाइड्रोक्साइड बना था, धातु के ऑक्साइड बना था, लेकिन अधातु तो जल से अभिक्रिया करते ही नहीं है। और अधातु की अम्ल से अभिक्रिया, अधातु अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात को समझिएगा। तब देखते हैं अधातु हाइड्रोजन से करते हैं कि नहीं। हाँ, अधातु हाइड्रोजन से करते हैं। देखिए ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करके और जल बनाता है, सल्फर हाइड्रोजन से करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, और यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, या हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ये करते हैं, ये लोग करते हैं। और भी साथ में मैं दिखा रहा हूं, अधातु क्लोरीन से, हाँ, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखे हैं, ठीक है। और भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अधातु की लवण से अभिक्रिया। उसी सक्रियता श्रेणी की फिर मैं बात करता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां देखिए ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा सक्रिय है। तो जैसे ही ये सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करे, क्लोरीन टप से आएगा, जैसे क्लोरीन को ब्रोमीन देखेगा फुर से भाग जाएगा, क्योंकि भाई शेर आ गया, शेर आ जाएगा तो कुकुर भाग जाएगा। तो ये क्लोरीन आता है तो ब्रोमीन भाग जाएगा, और ये देखो यही हालात हुआ है। लेकिन यही सोडियम क्लोराइड है, ब्रोमीन आया तो कुकुर को देखकर शेर भागेगा? ना ना ना, संभव नहीं है, यह अभिक्रिया ही नहीं होगी, यह अभिक्रिया ही नहीं होगी। तो इसी चीज को मुझे समझाना है कि ज्यादा सक्रिय आएगा तो कमजोर भाग जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मजबूत बनो। बरियार बनोगे तो बरियार को देख के कमजोर यूं ही भाग जाता है, लेकिन कमजोर को देख के बरियार नहीं भागता है। ये ध्यान रखिएगा। बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया सीखेंगे, कोई भगाने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखे हैं, बहुत प्रेम से देखे हैं धातु और अधातु की, हम लोग रासायनिक गुण को बहुत प्रेम से देखे, बहुत प्रेम से एक एक छोटी छोटी चीज बारीकियों को समझे। और आपसे पुनः मैं कहता हूं कि जब भी कोई चीज पढ़ रहे हैं और वहां पढ़ाई में हम लोगों की किसी भी तरह सीबीएसई के विद्यार्थी हैं तो संगम सीबीएसई, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं संगम बिहार बोर्ड, यूट्यूब पर आप चैनल खोलकर समझ प्रत्यक्ष पढ़ना है। संगम कोचिंग सेंटर में आइए, आपका स्वागत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।